अब आ जाते हैं धन विधेयक को लेकर के। ठीक है, धन विधेयक बेसिकली इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 110 में इसकी परिभाषा दी गई है धन विधेयक की, कि भाई धन विधेयक आखिरकार होता क्या है, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं। तो इसमें मोटी मोटी जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि ये कोई कर, अगर किसी विधेयक में किसी कर को लगाना है, उसको हटाना है या उसमें कुछ चेंज करना है, तो वो धन विधेयक की श्रेणी में आ जाता है। केंद्र सरकार कहीं से पैसा उधार लेती है, उसको विनियमित करना चाहती है, भारत की संचित निधि से या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, किसी निधि में धन जमा करना या उससे धन निकालना, बेसिकली भारत के जो कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि है, उससे पैसा निकालना हो, ठीक है, सरकार को अपना खर्चा चलाने के लिए, तो वो धन विधेयक की श्रेणी में आ जाता है ना। धन का विनियोग, भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के व्यय की राशि में वृद्धि, कुछ और उसमें जोड़ना हो कि भैया संचित निधि पर भारित व्यय क्या होगा, ठीक है, और जो व्यय है उसकी राशि कितनी बढ़ेगी, ये सारे के सारे धन विधेयक के अंतर्गत आ जाते हैं। अब धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो केवल और केवल लोकसभा में लाया जाएगा, ये ध्यान रखना, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं, इनका निर्णय अंतिम रहेगा। यही बताते हैं किसी विधेयक के बारे में कि भैया ये विधेयक लोक धन विधेयक है कि नहीं है। इनके निर्णय को किसी भी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि अगर स्पीकर ने यह कह दिया कि भैया ये विधेयक धन विधेयक है, तो फिर उसके बारे में कहीं पर भी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि इन्होंने गलत तरीके से किसी विधेयक को धन विधेयक कहा, राज्यसभा की दायरे से बाहर रखने के लिए। क्योंकि एक बार धन विधेयक जो है किसी को घोषित कर दिया गया, तो उसके बारे में सारी की सारी संपूर्ण शक्ति, पावर जो है केवल लोकसभा में है, क्योंकि लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा के पास कोई शक्ति है नहीं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। जब धन विधेयक को पारित करते हैं ना, तो इसको लेकर के एक विशेष प्रक्रिया दी गई है। सबसे पहले तो धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए आपको राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा। राष्ट्रपति के पास जाकर के उनसे सिफारिश लेनी पड़ेगी, है ना, और फिर लोकसभा में पेश किया जाएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश, ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं होगी तो आप धन विधेयक लोक प्रस्तुत नहीं कर सकते। दो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, केवल लोकसभा में जाएगा और वो भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर, और इसको हमेशा केवल मंत्री ही पेश करेगा, कोई निजी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य नहीं पेश करता है। इसलिए इसको हमेशा धन विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है, ये ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको देखिएगा बड़े ही ध्यान से। जैसे ही लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा के पास धन विधेयक को लेकर के एक लिमिटेड सी शक्ति है। लिमिटेड सी शक्ति क्या, वो केवल उसके ऊपर चर्चा कर सकती है, 14 दिन तक डिले कर सकती है, उसके अलावा उसके पास कोई शक्ति नहीं है। आप अगर राज्यसभा धन विधेयक के ऊपर कोई वोटिंग, कोई भी वो ना करे, कार्यवाही ना करे, राज्यसभा में वोटिंग और लो, राज्यसभा उसको ये कहे कि भैया नहीं, हम तो इसको पास नहीं कर रहे, खारिज कर रहे हैं, ठीक है, या राज्यसभा उसको कहे कि हम इसमें कुछ संशोधन करना चाह रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ भी वो करना चाहे, यही माना जाता है कि 14 दिन के बाद राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक वो उसको डिले कर सकती है। 14 दिन के भीतर उसको उसके ऊपर अपनी अपनी स्वीकृति देनी जो पड़ती है, वो संशोधन सजेस्ट कर सकते हैं। वो लोकसभा के ऊपर है कि वो राज्यसभा के संशोधनों को माने या ना माने। ठीक है, लोकसभा चाहे तो मान भी सकती है, लोकसभा चाहे तो नहीं भी मानती, तो राज्यसभा के ऊपर उसके संशोधनों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 14 दिन के बाद ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने पास कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद वो चला जाता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और राष्ट्रपति के पास जाता है और वो साइन कर देते हैं राष्ट्रपति उसके ऊपर, और वो कानून बन जाता है। ठीक है जी, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो अब एक और चीज समझना है आपको, ये बात कि राज्यसभा के पास इसके मामले में कोई शक्ति नहीं है। ठीक, अब आप ये चीज देखिएगा बड़े ध्यान से कि जब भी हम धन विधेयक की बात करते हैं तो राज्यपाल को राज्यसभा को शक्तियां कम दी गई हैं। वो कम शक्ति दिए जाने के क्या क्या कारण हैं उनको समझिए। भारत में
ये कहा जाता है कि टैक्स लगाना, सर पैसा इकट्ठा करना, पैसा खर्च करना, वो जनता के प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए जिनको जनता ने चुना है। और राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के आते हैं, जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ उसमें नामांकित भी होते हैं। तो केवल लोकसभा ही संसद का ऐसा सदन है जिसमें सीधे जनता का प्रतिनिधित्व है। तो जनता के अनुसार, जनता की इच्छाओं के अनुसार पैसा आना चाहिए, पैसा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए लोकसभा के पास ही यह विशेष अधिकार दिया गया है। राज्यसभा के पास 14 दिन डिले करने के अलावा कोई विशेषाधिकार, कोई अधिकार इसमें नहीं है, काफी सीमित है। लेकिन बाकी जितने भी विधेयक हैं, अगर आप धन विधेयक को छोड़ दें तो बाकी सभी विधेयकों के मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति, पावर जो है बराबर होती है, इक्वल है। राष्ट्रपति के पास दिया जाता है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। अब आप कहोगे सर राष्ट्रपति स्वीकृति क्यों दे देता है, वो मना भी तो कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्योंकि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति से पहले पूछ करके लाया गया था, उनके परामर्श से ही लाया गया था, तो ऐसे में जब वो पास होकर के उनके पास आया तो उनके पास मना करने का कोई वो नहीं रहता, कोई रीजन नहीं रहता कि क्यों मना करे। अगर वो मना करेंगे तो इसका मतलब वो अपनी ही खुद की ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने जो पहले परमिशन दिया उस समय वो गलत थे। ठीक है, तो ऐसे में राष्ट्रपति मना नहीं करते, उस पर साइन कर देते हैं, वो धन विधेयक जो है वो पारित हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, कानून बन जाता है। ठीक है जी, ये है। एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है, हमारे राष्ट्रपति जो है ना वो साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं संसद को, लेकिन ध्यान रखना है कि धन विधेयक को या तो वो हां करेंगे या ना करेंगे, या तो पास करेंगे या खारिज करेंगे, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेंगे, पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेंगे। इस चीज को ध्यान रखना।